Hello friends, welcome back to my channel. Hope you all are doing good और सब आप अपना ध्यान रख रहे होगे, इस बीमारी से खुद को बचा रहे हो और अपनी स्टडीज़ के साथ भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो। तो आज हम अपनी इंडियन इकोनॉमी के ही लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे और उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। होप आपको आज का लेक्चर समझ में आएगा। अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना ताकि आपको फ्यूचर में होने वाली अपडेशन जो है वो साथ की साथ मिलती रहे। तो बिना वेस्ट किए हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा आज का एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। हमने अपने प्रीवियस पार्ट में डिस्कस किया था कि जो हमारा इंडिया जो था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हम किस कंडीशन में थे। तो उसमें से हमने एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में पढ़ा था कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था दैट वाज स्टेगनेंट, मतलब स्टेगनेंट था, देयर वाज नो ग्रोथ एज वेल एज बैकवर्ड। हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो बैकवर्ड भी था। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में हर एक पॉइंट के बारे में। तो फॉलोइंग पॉइंट्स रिवील द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब आप इन पॉइंट्स के बेसिस पर जज करोगे कि हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर की कंडीशन थी जब ब्रिटिशर्स इंडिया को इंडिपेंडेंट छोड़कर गए तो कैसी कंडीशंस थी हमारी। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट कहता है क्या, दैट लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। अब सबसे पहले आपको इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। तो जो प्रोडक्शन वर्ड का मीनिंग होता है दैट मीन्स द टोटल आउटपुट विच वी आर गेटिंग। अगर मेरे पास 10 हेक्टेयर की लैंड है तो उस 10 हेक्टेयर से मुझे कितना प्रोडक्शन हो रहा है टोटल, दैट इज नोन एज द प्रोडक्शन। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्रोडक्टिविटी की, देन वी टॉक अबाउट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड, कि मेरा जो प्रोडक्शन है वो एक एक हेक्टेयर का मेरे को कितना मिल रहा है। जैसे मान लो जो टोटल प्रोडक्शन हुआ मेरा 10 हेक्टेयर की लैंड से वो हुआ 70 टन्स सपोज, लेकिन अगर मैं पर हेक्टेयर की बात करती हूं तो 7 टन होगा वो पर हेक्टेयर, राइट। तो ये दोनों चीजें जो थी एग्रीकल्चर सेक्टर में दे बोथ वर वेरी लो। कैसे, अगर हम कंपेयर करते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से, तो हमने लिया है वीट का एग्जाम्पल। तो वीट का जो प्रोडक्शन था 1947 में दैट वाज अराउंड 64 टन, राइट। हमारी कंट्री का जो प्रोडक्शन था इंडिया का एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इन द वीट वो था 64 टन ओनली। और 2016-17 में यही जो प्रोडक्शन है वो हो चुका है 984 टन। तो आप इमेजिन कर सकते हो हमने अपने आप को कितना इंप्रूव किया है, राइट। तो ब्रिटिशर्स ने कभी हमारे को इंप्रूव करने के एफर्ट्स किए ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनको लगता था एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने का उनको कोई बेनिफिट नहीं होगा, दैट इज वाई उन्होंने इस सेक्टर के ऊपर कोई काम नहीं किया। और यही अगर हम प्रोडक्टिविटी की टर्म्स में बात करते हैं तो दैट वाज अराउंड 660 kg पर हेक्टेयर उस टाइम पीरियड पर। लेकिन आज 2016-17 में यही प्रोडक्शन जो है प्रोडक्टिविटी दैट इज अराउंड 3260 kg पर हेक्टेयर। तो आप इमेजिन कर सकते हो एक एक हेक्टेयर से आपको इतना इतना प्रोडक्शन जो है वो मिल रहा है। तो आप सोच सकते हो कि उस टाइम पीरियड पर ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ कितना इनजस्टिस और हमारा कितना एक्सप्लॉयटेशन किया होगा। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको ये बताता है कि हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर सेक्टर से होने वाला प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों लो थी। सेकेंड सेज दैट द हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। आपको तो बहुत अच्छे से पता है अगर हमारी कंट्री में जो प्रोडक्शन होता है एग्रीकल्चर सेक्टर का, तो मोस्ट ऑफ द फार्मर्स ऑफ आवर कंट्री दे आर डिपेंडेंट अपॉन रेनफॉल फॉर दैट। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री में जो वाटर वाला सिस्टम है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वो तो हम करते ही नहीं है।
बहुत कम, बहुत कहीं कहीं स्टेट्स में है वो चीज, लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर क्या है, पानी नहीं होता, तो जिसकी वजह से उनको ग्राउंड वाटर यूज करना पड़ता है। बाकी आपको पता है इंडिया में जो मॉनसून के टाइम पीरियड पर रेनफॉल जो है वो होती है, और हमारे दो ही मेजर क्रॉप सीजन है, दैट इज खरीफ सीजन एंड रबी सीजन। हमारे यहाँ पर अराउंड जो इरिगेशन वाला सिस्टम है वो सिर्फ 44% कल्टिवेबल लैंड पर है, बाकी जो लैंड है वो रेन फेड है। तो जब हम रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो जिस ईयर में रेनफॉल अच्छी हो गई तो क्या हो गया, प्रोडक्शन अच्छा। लेकिन अगर रेनफॉल अच्छी नहीं हुई तो प्रोडक्शन बेकार। तो जिसकी वजह से हमारे फार्मर्स जो थे वो अनसर्टेनिटी के ऊपर डिपेंडेंट थे। मतलब अगर उनको ये नहीं पता था इस साल उनको इनकम जो है वो ज्यादा होगी या कम होगी। एग्रीकल्चर सेक्टर ये चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड था। वाई, क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने किसी तरह के कोई एफर्ट्स नहीं किए कि हमारे यहाँ पर परमानेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन को डेवलप किया जाए। परमानेंट सोर्स जैसे कि कैनाल्स हो जाती हैं, ट्यूबवेल्स हो जाते हैं या वेल्स हो जाते हैं, जिनसे हमको 365 डेज ईयर जो है वो पानी मिले। लेकिन ब्रिटिशर्स थे, उनको लगता था कि एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर पैसा खराब करना, टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, किसी तरह का कोई परमानेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन डेवलप नहीं किया, जिसकी वजह से हमारे फार्मर्स आज भी क्या हैं, रेनफॉल के ऊपर ही डिपेंडेंट हैं फॉर देयर वाटर नीड्स। नेक्स्ट, डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग। मैंने आपको पहले प्रीवियस टॉपिक में, प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब क्या होता है, दैट यू आर प्रोड्यूसिंग फॉर द सेल्फ कंजम्पशन। हमारी इंडियन इकोनॉमी के एग्रीकल्चर के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी यही थी कि हम लोग प्रोड्यूस करते थे पर्सनल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ की लैंड जो थी ना उस टाइम पीरियड पर क्या थी, बहुत थोड़ी थोड़ी हुआ करती थी, या फिर जिन जो जमींदार वगैरह हुआ करते थे ना, उनके खुद की लैंड्स पर वो खेती नहीं करते थे, वो हायर करते थे। तो क्या होता था, जो वेजेस या वो देते थे वो बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में पे किया करते थे उनको। तो यहाँ के फार्मर्स जो थे वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो डेफिनेट है जितना उनको अपनी नीड के लिए चाहिए पहले वो अपने पास रखेंगे, और उसके बाद अगर कुछ बचेगा तो उसको मार्केट में बेच कर आएंगे और प्रॉफिट अर्न करेंगे। बट द प्रॉब्लम वाज कि हमारे पास मार्केटेबल सरप्लस जो था वो बचता ही नहीं था, वो बहुत कम हुआ था। क्यों? क्योंकि हमारे फार्मर्स ऐसी क्रॉप्स ग्रो किया करते थे जो उनको लगता था कि हमें जरूरत है। वो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से एग्रीकल्चर सेक्टर को नहीं देखते थे। कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखने का मतलब क्या है कि वो कैश क्रॉप्स ग्रो नहीं किया करते थे, वो क्रॉप्स ग्रो किया करते थे जो क्या है, उनके कंजम्पशन, जैसे वीट है, पैडी है, राइट। उनको पता है कि हमको ये चीज खाने के लिए चाहिए और हम वो ग्रो करेंगे। लेकिन वो ये नहीं देखते थे कि उनकी जो सॉइल है वहां पर अगर हम कॉटन ग्रो करें और मार्केट में डिमांड है उस चीज की, तो उनको ग्रो नहीं करते थे। वो अपने सेल्फ कंजम्पशन की नीड के ऊपर ध्यान देते थे, और जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर क्या रह गया, बैकवर्ड रह गया, और पॉवर्टी जो है वो आज भी प्रेवलेंट है यहाँ पर, राइट। ओके, next point says the gulf between the owners of the soil and the tillers of the soil। अब क्या होता है कि जो लैंड थी उसके ऑनर्स और जो उसके ऊपर क्रॉप्स जो है वो ग्रो करते हैं उनको टिलर्स कहते हैं, राइट। तो जो प्रोडक्शन करते थे वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इनकम है या ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन है उसका बेनिफिट उनको मिलना चाहिए, क्योंकि रियलिटी में मेहनत उन्होंने करी है। लेकिन जो ऑनर्स थे वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हमें मिले इन द फॉर्म ऑफ रेंट। तो वो क्या करते थे, वो फार्मर से टिलर से एक्सट्रैक्ट किया करते थे, जिसकी वजह से क्या हो जाता था, जो ये ऑनर्स थे वो तो एक लैविश लाइफस्टाइल जिया करते थे, लेकिन जो टिलर्स हुआ करते थे उनको सिर्फ और सिर्फ सब्सिस्टेंस के लिए दिया जाता था कि आपको जीने के लिए इतना ही चाहिए तो इतना ही रखो बस, या फिर उनको इतना दिया जाता था कि जिसमें वो क्या कर सके, अपने फैमिली को
पाल पोस सके, बस इससे ज्यादा उनको दिया नहीं जाता था, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच का जो गैप था वो कम होने की बजाय बढ़ता गया, और आज जो है वो भी आज के टाइम में भी वो चीज एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। अब आपको जैसे पता है कि मैंने अभी जैसे पहले भी बताया कि हमारी कंट्री में अगर आप बात करोगे ना, तो हमारे यहाँ पर मार्जिनल फार्मर्स बहुत ज्यादा है। मार्जिनल फार्मर्स कौन से होते हैं? जिनके पास लेस देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड होती है, सॉरी फार्मर्स। तो क्या होता है, अगर देखो मेरे पास लैंड कम है, तो मुझे पता है अगर मैं यहाँ पर प्रोडक्शन करूंगी, मुझे सीड्स भी बाय करनी है, मुझे इक्विपमेंट्स भी चाहिए, मुझे इरिगेशन के लिए पानी भी चाहिए, मुझे इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर सब चाहिए, इतना खर्चा आ जाएगा। लेकिन अगर यही चीज मैं ज्यादा अमाउंट ऑफ लैंड के लिए लेंगी, तो डेफिनेट है क्या होगा, मेरी पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी, क्योंकि मेरा प्रोडक्शन राइज हो जाएगा। बट उस टाइम पीरियड पे क्या हुआ करता था कि हमारे फार्मर्स की जो लैंड होल्डिंग्स हुआ करती थी वो बहुत ही छोटी छोटी स्मॉल हुआ करती थी। और फ्रेगमेंटेड का मतलब क्या है? स्कैटर्ड होना, एक मतलब सारी इकट्ठी नहीं हुआ करती थी। लाइक मेरी हाफ हेक्टेयर की लैंड है वो हरियाणा में है, हाफ हेक्टेयर की लैंड है वो पंजाब में है, हाफ हेक्टेयर की लैंड है वो मेरी मध्य प्रदेश में है, मतलब बहुत ज्यादा स्कैटर्ड हुआ करती थी। तो जिसकी वजह से मेरी कॉस्ट जो थी ना इनके ऊपर प्रोडक्शन करने की, वो बहुत ज्यादा हाई हुआ करती थी। तो हमारे जो फार्मर्स थे वो क्या करते थे, या उनके साथ क्या होता था, जो लैंड होल्डिंग्स थी देवर अनइकोनॉमिक, मतलब बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थी, और उनका प्रोडक्शन जो था वो बहुत कम था, क्योंकि वो अच्छी क्वालिटी के सीड्स वगैरह बाय नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं था, और ऑल्सो वो इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट करना भी नहीं चाहते थे, और इतनी हाई कॉस्ट जो थी वो उनसे बियर भी नहीं हो सकती थी। मतलब उनको अगर वो मतलब लोन भी लेते हैं तो वो डेट में पड़ जाएंगे, और वो इस चक्कर में पड़ना नहीं चाहते थे। तो जिसकी वजह से ये स्मॉल और फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स थी वो उनकी कॉस्ट को फर्दर बढ़ा दिया करती थी। लाइक जो चीज उनको कम पैसे में भी पड़ सकती थी, लेकिन उसका उनको बेनिफिट नहीं मिल सकता था बिकॉज ऑफ द स्मॉल एंड स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग्स। नेक्स्ट, लैंड रिवेन्यू सिस्टम अंडर द ब्रिटिश राज। राइट, ब्रिटिश जो थे उन्होंने हमारे ऊपर ना एक अलग तरह का लैंड रिवेन्यू सिस्टम लगा रखा था। देखो ब्रिटिशर्स जो थे, आपने अपनी हिस्ट्री की बुक्स में भी पढ़ा होगा कि उन लोगों ने हमसे लैंड रिवेन्यू लेने के लिए 3 तरह के सिस्टम लगा रखे थे। कौन से? जमींदारी, महलवाड़ी एंड रयोतवाड़ी। ये 3 सिस्टम की हेल्प से वो हमसे लैंड रेवेन्यू लिया करते थे। तो जो इसमें डिस्कस किया गया, इसमें जमींदारी सिस्टम डिस्कस किया गया है। अब इसमें क्या होता था, इसमें ना जो कुछ पर्सन है उनको लैंड का जमींदार डिक्लेयर कर दिया जाता था। तो अब क्या होता था, जमींदार और वो जो ऑनर, जिनको गवर्नमेंट और जो जमींदार ऑनर हो गए उनको ऑनर डिक्लेयर कर दिया, और टिलर्स हो गए जो उनके ऊपर एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, लैंड के ऊपर प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब इन तीनों के बीच एक ट्रायंगुलर रिलेशन हो गया। क्या रिलेशन हो गया? जो ऑनर्स थे उनको गवर्नमेंट को एक फिक्स अमाउंट में रेंट देना पड़ता था। राइट, गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया कि आपको इतना अमाउंट क्या करना है, हमें अपने प्रोडक्शन में से देना है। लेकिन जो ऑनर्स थे वो क्या करते थे, वो टिलर से रेंटल इनकम गेन करते थे, एक्सट्रैक्ट करते थे, बट उसके ऊपर किसी तरह की कोई लिमिट नहीं थी। लाइक दे कैन एक्सट्रैक्ट एज मच एज दे वांटेड, जितना वो चाहते उतना उनसे क्या कर सकते थे, एक्सट्रैक्ट कर सकते थे, जिसकी वजह से इन टिलर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता था। क्यों? क्योंकि जो जमींदार या जो ऑनर्स हुआ करते थे, कई बार तो वो जो लैंड रिवेन्यू, इनका रेंटल इनकम जो हुआ करती थी, उसको
बहुत ज्यादा, मतलब उनकी कैपेसिटी से बियॉन्ड जो है वो राइज कर देते थे। रेट्स ऑफ लैंड रेवेन्यू दे वर रेज्ड बाय द जमींदार्स व्हिच लेड टू द इविक्शन ऑफ द टिलर्स। क्या हो गया, उन्होंने कहा कि आपको क्या करना है, सपोज 100 में से मेरे को 90% प्रोडक्शन है वो रेंटल इनकम की फॉर्म में देना है, राइट। अब उन्होंने तो डिसाइड कर दिया कि आपने मुझे क्या करना है, 400 जो टन है वीट का वो मुझे रेंट की फॉर्म में देना है। अब वो कहेंगे भाई हमारी प्रोडक्शन ही हमारा 200 टन का है, तो मैं आपको 400 टन कैसे दे सकता हूं। तो क्या करना पड़ता था, उनको अपनी जमीन बेचकर वो अमाउंट देना पड़ता था, या फिर जो जमींदार थे उनकी जमीन को कॉन्फिस्केट कर लेते थे। तो जिसकी वजह से जो टिलर्स थे उनको अपने ओनली सोर्स ऑफ इनकम से भी हाथ धोना पड़ता था। तो इस तरह से उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था बाय द ब्रिटिशर्स, और जिसकी वजह से जो टिलर्स थे हमारे वो बैकवर्ड ही रह गए, और उनके पास अपने एग्रीकल्चर सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए कोई रिसोर्सेज बचते ही नहीं थे, राइट। तो इसीलिए उन्होंने एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के बारे में सोचा ही नहीं। लेकिन जो जमींदार थे, सिंस उनके पास तो रिवेन्यू था, लेकिन वो अपने लेविश लाइफस्टाइल को जीने में इतना बिजी थे, और उन्होंने इसी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर को क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। उनको लगा कि हमें जो चाहिए वो तो हमें मिल रहा है, तो हमें क्या जरूरत है बेफिजूल में इसके ऊपर पैसा या टाइम खराब करने की। ओके, नेक्स्ट पॉइंट सेज फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ये जो पॉइंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे कि जो हमने पढ़ा था कि जो फार्मर्स थे, इंडियन फार्मर्स, वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए क्रॉप्स को ग्रो करते थे, वो कमर्शियल आउटलुक के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्रीकल्चर को परस्यू नहीं करते थे। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया, हमको कमर्शियलाइजेशन करने के लिए फोर्स किया। उसमें उन्होंने हमें क्या कहा कि आपको सेल्फ नीड की बजाय मार्केट के लिए क्रॉप्स को ग्रो करना है, और उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट क्रॉप थी दैट वाज इंडिगो। इंडिगो की नीड थी ब्रिटेन की कंपनीज में, क्योंकि ब्रिटेन में, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, ब्रिटेन में उस टाइम पीरियड पर इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेज चल रहा था। तो वहां की इंडस्ट्रीज में इंडिगो का यूज होता था कपड़ों को डाई वगैरह करने के लिए। और इंडिगो की एक यू कैन से डिसएडवांटेज क्या थी, और जिस लैंड पर उसको ग्रो किया जाता था ना, वो थी हमारे फार्मर्स की ऐसी लैंड जिस पर वो अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए स्टेपल डाइट के प्रोडक्ट्स उगाते थे, जैसे वीट हो गया, पैडी हो गया। अगर आपने इस लैंड के ऊपर इंडिगो उगा दी, आपने इसके ऊपर ग्रो कर दी इंडिगो, तो आप इसके ऊपर अब क्या नहीं ग्रो कर सकते, वीट और पैडी ग्रो नहीं कर सकते। तो क्या हो गया, जो ब्रिटिशर्स थे वो उनको टेम्प्ट किया करते थे या फोर्स किया करते थे कि वो इंडिगो के लिए हमसे एडवांस पेमेंट ले ले, और पूरी की पूरी इंडिगो की जो क्रॉप हुआ करता था, जो प्रोडक्शन हुआ करता था, वो हम रेंटल इनकम की फॉर्म में उनको दे देते थे। तो हमारे पास कहाँ से पैसा बचा कि हम अपने फैमिली की नीड्स को सेटिस्फाई करा सके, हम अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो चीजें हैं वो बाय कर सके मार्केट से। तो जो हमारे फार्मर्स थे उनको क्या हो गया, दे फेल प्रे टू द डेटनेस, मतलब वो कर्ज में डूबते गए। क्यों? क्योंकि उनको क्या हुआ, जो ओनली क्रॉप वो ग्रो किया करते थे वो उनको हमने दे दी इन द फॉर्म ऑफ रेंट। जो थोड़ा बहुत पैसा हमें उससे मिला वो कुछ अराउंड 15 या 20% जो था वो एडवांस पेमेंट की फॉर्म में देते थे हम लोगों को। वो पैसा हम सीड्स वगैरह बाय करने में, फर्टिलाइजर्स वगैरह बाय करने में यूज कर लेंगे। तो अपनी खुद की नीड को पूरा कैसे करेंगे? डेफिनेट है कर्ज लेकर, उधार लेकर। और जो फार्मर्स थे इस वजह से एक सर्कल में या एक लाइक कह सकते हैं ना, कर्ज के नीचे दबते गए दबते गए दबते गए, और जो हमारा फार्मिंग सेक्टर था उसको डेवलप करने के लिए कोई एफर्ट्स किए ही नहीं गए। एंड ऑल दीज पॉइंट्स जो हमने प्रीवियस ये 5 भी पढ़े हैं या ये 2 और हैं, all these points they reflect the stagnant and the backward nature of Indian agricultural sector on the eve of independence। कि इंडिपेंडेंस के टाइम पर जो इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर था वो क्या था, स्टेगनेंट था और बैकवर्ड था। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अभी हमने एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में पढ़ा, अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की, कि इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो किस कंडीशन में था।
डोंट वरी, उसकी हालत शायद एग्रीकल्चर सेक्टर से भी बुरी थी। लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो इसके लिए एक टर्म यूज की जाती है, सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। मतलब क्या था कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रीज तो डेवलप की नहीं, लेकिन जो इंडस्ट्रीज थी उनको भी खत्म कर दिया, उनको भी डिस्ट्रॉय कर दिया एक प्रॉपर चेन या प्रॉपर मैनर में। हम बात करते हैं किस तरह से उन्होंने हमारी कंट्री में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारी कंट्री जो है वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए वर्ल्ड वाइड फेमस थी, राइट। तो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डीके कर दिया, मतलब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। कैसे? अपनी डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी से। हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे अभी। अभी आप हेडिंग देखते हैं। सेकेंड पॉइंट हम इंडस्ट्रियल सेक्टर में डिस्कस करेंगे, ब्लीक ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री, मॉडर्न इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो थोड़ा बहुत उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने इंडस्ट्रीज को डेवलप करना या इस्टेब्लिश करना स्टार्ट किया, लेकिन उस पेस पर नहीं किया जिस पेस पर उनको उसको करना चाहिए था। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे एंड वन ऑफ द मेजर रीजन वाज लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। पैसा लगाना कोई नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स को लगता था अगर हमने यहाँ पैसा लगाया तो क्या हो जाएगा, यहाँ डेवलपमेंट होएगी, और उनको हमारे इंडिया की डेवलपमेंट से क्या लेना देना था, कुछ लेना देना नहीं था। दैट इज वाई उन्होंने क्या करा, मॉडर्न इंडस्ट्रीज को यहाँ पर ग्रो होने ही नहीं दिया। सो द फर्स्ट पॉइंट, डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स। अब इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं कि किस तरह से उन्होंने हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय किया। अब the following factors they were responsible for the decay of the worldwide famous handicraft industry of India। जो इंडस्ट्री कभी वर्ल्ड में अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्रिसिशन के लिए फेमस हुआ करती थी, उस इंडस्ट्री को भी ब्रिटिशर्स ने पूरी तरह से ruin कर दिया। कैसे किया? द फर्स्ट रीजन वॉज डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी ऑफ द स्टेट। जैसे हम पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं, टैक्सेशन पॉलिसी है ये। क्या करा उन लोगों ने? देखो, इंडिया जो था, हमारे यहाँ का जो कॉटन था, जो हम कच्चा माल या रॉ मटेरियल जिसे हम बोलते हैं, वो क्या था, बहुत फाइन क्वालिटी का हुआ करता था। ब्रिटिशर्स ने क्या करा, उसको अपनी कंट्री में इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, राइट। उसने हमारे इंडिया से उस रॉ मटेरियल को अपनी कंट्री में एक्सपोर्ट किया, हमारी इंडिया से वो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। और उसके ऊपर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगाया गया, दैट वाज कंप्लीटली टैक्स फ्री। तो डेफिनेट है वो यहां से वहां पर सस्ता जाएगा, इंडिया से ब्रिटेन में सस्ता जाएगा, वहां के इंडस्ट्रीज को सस्ता रॉ मटेरियल मिलेगा, तो वो वहां पर खुद क्यों ग्रो करेंगे या दूसरी कंट्री से क्यों बाय करेंगे महंगा। नंबर 2, क्या हुआ, जो हमारे यहां से खरीदे गए रॉ मटेरियल से बनने वाली फिनिश गुड्स, उसको क्या किया गया, हमारी कंट्री में ब्रिटिशर्स ने एक्सपोर्ट किया और हमारी कंट्री ने इंपोर्ट किया। आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, राइट। तो जब हमने क्या करा, ब्रिटिशर्स या ब्रिटेन से फिनिश गुड्स को इंपोर्ट किया, वो भी क्या किया उन्होंने, टैरिफ फ्री किया। मतलब हमारे यहां से सस्ता रॉ मटेरियल तो जा रहा था ब्रिटेन में, उसी रॉ मटेरियल से बनने वाली फिनिश गुड्स हमारी कंट्री में वापस आ रही थी, वो भी टैक्स फ्री। मतलब क्या था, हमारी कंट्री के नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो आप अपनी कंट्री में रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए, और उसी से बनने वाली फिनिश गुड्स को क्या कर रहे हो आप, हमारी कंट्री में सेल भी कर रहे हो और हमसे पैसा भी कमा रहे हो। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि इंडिया की कंडीशन कितनी ज्यादा डिटेरियोरेट हो जाएगी, राइट। सेकेंड, उन्होंने क्या करा, जो इंडिया का फिनिश गुड्स था, राइट, रॉ मटेरियल तो उन्होंने टैक्स फ्री कर दिया, लेकिन इंडिया से एक्सपोर्ट होने वाला जो फिनिश गुड्स था उसके ऊपर हैवी ड्यूटी इंपोज कर दी गई। अब हैवी ड्यूटी इंपोज होगी, डेफिनेट है वो चीज बाहर अगर हम कहीं भी बेचेंगे वो महंगी बिकेगी। अब डेफिनेट है जब ब्रिटेन का माल सस्ता है, इंडिया का महंगा है, और कस्टमर्स क्या होता है, सस्ते प्रोडक्ट के पीछे भागता है, तो क्या हो गया, जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट की जो डिमांड थी वो कम होती गई,
और जो ब्रिटेन के फिनिश गुड्स की डिमांड थी, जो मार्केट थी, वो वाइड होती गई। एज अ रिजल्ट जो ब्रिटिश प्रोडक्ट्स थे उनकी मार्केट एक्सपैंड हो गई और जो इंडियन प्रोडक्ट्स थे उन्होंने अपनी मार्केट को लोस्ट कर दिया। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि ब्रिटिशर्स ने किस तरह से खुद की इंडस्ट्रीज के लिए क्या करा, एक बहुत बड़ी मार्केट डेवलप करी और इंडिया के प्रोडक्ट्स के लिए जो मार्केट ऑलरेडी डेवलप्ड थी उसको खत्म कर दिया। कंपटीशन फ्रॉम द मशीन मेड प्रोडक्ट्स। हमारे यहाँ पर जो इंडिया के प्रोडक्ट्स थे वो क्या होते थे, वो हाथ से बनाए जाते थे। अब हाथ से बनने वाली चीज क्या होगी, कॉस्टली भी होगी और क्वांटिटी भी कम होगी। लेकिन जो मशीन से बनने वाले प्रोडक्ट्स हैं वो क्या होते हैं, वो नंबर्स जो है उनका ज़्यादा, आप 10, 12, 20 भी बना सकते हो, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, उनकी पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है। तो जो हमारी इंडियन इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से बनने वाले प्रोडक्ट थे वो कॉस्टली हुआ करते थे, जो ब्रिटेन की मशीन मेड प्रोडक्ट के सामने क्या नहीं कर पाते थे, कॉम्पीट नहीं कर पाए। दूसरी बात, अगर आप मशीन से कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो आप 10 बनाओगे, 15 बनाओगे, सब सेम क्वालिटी के बनेंगे, सेम डिज़ाइन हो सकता है उनके ऊपर। लेकिन अगर आप कोई चीज़ हाथ से बना रहे हो या आप कोई चीज़ लाइक बहुत ज़्यादा मेहनत करके मतलब खुद हाथ से बना, तो डेफिनेट है क्या होगा, वो अटेंशन भी ज़्यादा जाएगा और सेम भी नहीं बनता, कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिफरेंस आ ही जाता है, जिसकी वजह से क्या हो गया, क्वालिटी की टर्म्स में, कॉस्ट की टर्म्स में और प्रिसिशन की टर्म्स में जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट्स थे वो ब्रिटेन के मशीन मेड प्रोडक्ट्स के सामने हार गए। नेक्स्ट पॉइंट सेज न्यू पैटर्न्स ऑफ डिमांड। देखो, जब ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में आए तो डेफिनेट है वो अपना कल्चर अपने साथ लेकर आएंगे, राइट? तो हमारे यहाँ पर भी क्या हुआ, वेस्टर्न कल्चर का इम्पैक्ट देखने को मिला। मतलब हमारे यहाँ के लोगों ने भी क्या करना स्टार्ट किया, वहां के कल्चर को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो डेफिनेट है नए प्रोडक्ट्स की डिमांड होगी, सस्ते प्रोडक्ट, डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट। तो जो हमारा इंडियन हैंडीक्राफ्ट था उसकी डिमांड जो थी वो कम होती गई और धीरे धीरे वो इंडस्ट्रीज जो थी वो पूरी तरह से रियूंड हो गई। एंड द लास्ट पॉइंट सेज इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया। अब देखो, जो रेलवे था उसने क्या करा, जो इंडिया का इंटीरियर पार्ट था, राइट, उसको इंडिया के कोस्टल पार्ट से ज्वाइन कर दिया। अब डेफिनेट है यहाँ पर जो ब्रिटेन से हम लोग फिनिश गुड्स लेकर आएंगे वो हम क्या कर सकते हैं, रेलवे की हेल्प से इंडिया के इंटरनल पार्ट्स में लेके जा सकते हैं और जो हमारा रोड ट्रांसपोर्ट है उससे हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में क्या कर सकते हैं, उसको सेल कर सकते हैं। तो डेफिनेट है जब ऐसा हुआ तो ब्रिटेन के लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स की डिमांड जो थी वो इंडिया के अलग अलग एरियाज में बढ़ती गई और जो हमारा इंडियन हैंडीक्राफ्ट था उसके प्रोडक्ट्स की जो डिमांड थी वो क्या होती गई, श्रिंक होती गई। अब जब वो श्रिंक होएगी तो डेफिनेट है कि वहां के जो लोग हैं इंडियन हैंडीक्राफ्ट के वो प्रोडक्शन बंद कर देंगे और हमारी जो इंडस्ट्री थी वो पूरी तरह से क्या हो गई, वाइंड अप हो गई। तो ऑल दीज पॉइंट्स दे लेड टू द डीके एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, जो ब्रिटिशर्स थे उनकी पॉलिसीज की वजह से ही पॉसिबल हो सका। ओके, नाउ द सेकेंड पॉइंट जिसके ऊपर हमें फोकस करना है कि मॉडर्न इंडस्ट्री जो है, ठीक है, उन्होंने क्या करा, थोड़ा बहुत डेवलपमेंट किया, छोटा मोटा वहीं इधर उधर, लेकिन जो ग्रोथ रेट थी उसकी दैट वाज नॉट वो हमारी रिक्वायर्ड रेट के अकॉर्डिंग नहीं था। तो जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो बैकवर्ड ही रह गया। और कैसे कह सकते हैं हम, दीज आर द फॉलोइंग पॉइंट्स जो इस चीज को क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। सबसे पहले कहते हैं क्या कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या करा, अपनी डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी या टैक्स पॉलिसी से क्या करा, हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। ये चीज हम पहले स्टडी भी कर चुके हैं। सेकेंड, ठीक है, उन्होंने मॉडर्न इंडस्ट्री को डेवलप किया, लेकिन
कहां पर जो एक्सपेंशन था वो रेलवे तक ही लिमिटेड था, दैट वाज लिमिटेड ओनली टू द एक्सपेंशन ऑफ द रेलवेज। और वो भी क्यों? क्योंकि ब्रिटेन को अपने प्रोडक्ट्स के लिए एक मार्केट चाहिए थी, और जो रेलवे था उसने उन प्रोडक्ट्स की मार्केट बनाने में बहुत हेल्प करी। क्योंकि हमें पता है जो रेलवे है वो लो कॉस्ट में बल्क में गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह इजीली लेकर आ जा सकता है। तो हमारे यहाँ पर जो रेलवे इंडस्ट्री या जो ये चीज थी, ब्रिटेन ने सिर्फ उसी तक ही क्या रखा, अपने इंडस्ट्रीज को कन्फाइंड रखा। ऑल्सो हमने पहले भी पढ़ा था, जो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री थी वो तो हमारी कंट्री में ब्रिटेन ने डेवलप करने की सोची ही नहीं। ये इंडस्ट्री या कैपिटल गुड्स के लिए तो हम पूरी तरह से क्या थे, ब्रिटेन के ऊपर ही ऑलमोस्ट डिपेंडेंट थे, बिकॉज ऑल द कैपिटल गुड्स दे वर इंपोर्टेड फ्रॉम द ब्रिटेन। हम इनको ब्रिटेन से ही इंपोर्ट किया करते थे। ऑल्सो ये कहते हैं कि जो इंडस्ट्रीज ब्रिटेन ने हमारे यहाँ पर स्टार्ट की थी वो थोड़ी बहुत प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स ने करी, जैसे टाटा एंड आयरन स्टील इंडस्ट्रीज थी। लेकिन ये कब की गई? दैट वाज डन इन द वेक ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 और 2, जब उनको नीड हुई, जिन प्रोडक्ट्स की उनको नीड हुई इन द वेक ऑफ स्कार्सिटी ऑफ द गुड्स, राइट, उस टाइम पीरियड पर ही इन्हीं प्रोडक्ट्स को क्या किया गया, प्रोड्यूस किया गया था। ऑल्सो जो गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन था इन मॉडर्न इंडस्ट्रीज को डेवलप करने में, दैट वाज वेरी वेरी लिमिटेड, राइट। उन्होंने जो गवर्नमेंट ने पैसा लगा रखा था वो रेलवे, पावर जनरेशन और पोर्ट्स तक ही लिमिटेड था, और ये सिर्फ वही एरियाज हैं जहां पर ब्रिटेन को नीड थी। डेफिनेट है, तो उन्होंने अपने नीड के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश किया, ग्रो किया और डेवलप किया। तो जिन इंडस्ट्रीज को उन्होंने डेवलप किया उन्होंने हमारे यहाँ पर क्या किया, लिमिटेड ग्रोथ करी, राइट। और दूसरी बात, जो रेट था इंडस्ट्रीज को डेवलप करने का, दैट वाज आल्सो नॉट सेटिस्फैक्टरी। उनकी जो ग्रोथ रेट थी वो भी बहुत, क्या कहते हैं, मतलब कहते हैं ना स्नेल पेस, कछुए की चाल थी उनकी। तो आपको भी पता है कछुए की चाल कितनी स्लो होती है। तो उस रेट से अगर आप किसी कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हो तो वो चीज जो थी वो हमारी यहाँ की ग्रोथ को फैसिलिटेट नहीं कर पाई। सो होप आपको आज का भी जो डिस्कशन है वो क्लियर हो गया होगा। आपको अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई ट्राई कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो मैं जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकूं। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।